हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं जनसंचार के माध्यम। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से ही बना के डाल चुकी हूं, एक पार्ट इसका डाल दिया है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए हमने इसके लगता है 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो ये देख लेते हैं हम। जनसंचार का माध्यम, चैप्टर नंबर 1 अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट ही चैप्टर है। एक वीडियो हम बना चुके हैं, एक बार सरसरी नज़रों से हम देख लेते हैं। और ये चैप्टर जो है लगभग 27 पेज का है। तो हम ज़्यादातर जो जैसे कि एस्टेट है, आपका एचपीएससी है, केवीएस है, स्क्रीनिंग है, जहाँ पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर नज़र डालते हुए एक बार अपने सरसरी नज़रों से इन्हें देख लेते हैं। तो हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर संचार के महत्व भी पढ़ चुके थे। चैप्टर का नाम है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम, तो एक बार देख लेते हैं। हम संचार पढ़ चुके थे, संचार के तत्व भी पढ़ चुके, संचार की क्या परिभाषा है ये भी हम पढ़ चुके थे, संचार के तत्व पढ़ चुके और संचार के प्रकार अब हम यहाँ पर हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे संचार के प्रकार, संचार कितने प्रकार का होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बनेगा कि जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हुए चलेंगे। संचार के कार्य क्या है और जनसंचार के कार्य क्या हैं। देखना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संचार के कार्य अलग दिया हुआ है और जनसंचार के कार्य अलग से दिए गए हैं। जनसंचार एक बहुगुणित इसमें संदेश को बहुगुणित किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर और किसी तकनीकी यंत्र के माध्यम से तकनीकी या किसी माध्यम के द्वारा संदेश भेजा जाता है। और संचार कहीं पर भी हो सकता है। संचार हमारा हम अकेले में भी कर सकते हैं बैठे बैठे। तो इनमें अंतर हम देखते जाएंगे और इनके कार्य क्या हैं और भारत में जो जनसंचार माध्यमों का विकास है वो किस प्रकार से और कौन कौन से जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एचपीएससी वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं बताऊं तो हमारा ध्यान देने योग्य बात ये है कि एक तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है ये कि भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ, या इनमें से कोई एक टॉपिक उठा के दे सकता है, रेडियो या टेलीविज़न कुछ भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है जनसंचार के कार्य क्या हैं, विस्तार से लिखिए। फिर संचार के कार्य क्या हैं, या जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं, या फिर संचार के प्रकार क्या हैं, या संचार के तत्व। तो क्वेश्चन एक संचार पर बन सकता है और संचार के तत्व, दो क्वेश्चन बन गए। संचार कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन नंबर 3। संचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य और माध्यमों का विकास और जनसंचार का पढ़ने वाला जो प्रभाव है वो, ये क्वेश्चंस हमारे इसमें बनने की संभावना है। तो हम बारी बारी इनमें से देख लेते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था अब मैं आपको बता देती हूँ। हमने ये पढ़ लिया था, जनसंचार की परिभाषाएं महत्व पढ़ लिया था। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे जनसंचार के तत्व भी हमने पढ़ लिए थे। 6 तत्व मैंने आपको बताया था। इसमें संचारक होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है और प्राप्तकर्ता होता है। और प्राप्तकर्ता फिर क्या देता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। स्रोत या संचारक जो भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है। भेजने वाला संदेश भेजता है और किसी माध्यम से भेजता है, और प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करके अपनी फीडबैक वापस किसके, संचारक के पास भेजता है। और संदेश और माध्यम के बीच में शोर क्रिएट हो सकता है। शोर वो जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया है। ये हम सब पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है संचार के प्रकार, यानी कि संचार कितने प्रकार का होता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और मुख्य मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हुए थोड़ी सी फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही लेंथी है। देख लेते हैं संचार के प्रकार। अब मैं आपको बता देती हूँ संचार के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संचार, देखो। एक तो संचार होता है अकेला आदमी बैठ के कर सकता है, तो अपने आप में बुदबुदाते हैं, अपने आप में हम बातें करते रहते हैं, तो ये होता है अंतर्वैयक्तिक। एक दूसरा संचार का प्रकार होता है अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है,
ठीक है, ये हम नीचे डिटेल से पढ़ लेते हैं, आप देखते जाना। तो संचार के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम या अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हैं। देखना अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है, मतलब उसके प्रकार या विभिन्न रूप ये एक ही बात है। देख लेते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सबसे सीधे तौर पर हम बात करते हैं जो हमारा संचार है। नंबर 1, जब कभी जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि इशारा भी संचार है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार को आप कैसे याद रखोगे? अपने मित्र को इशारे से बुलाना, कई बार हम आँखों से भी बुला लेते हैं, जैसे किसी को डराना हो तो थोड़ी आंखें चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम आँखों से भी संकेत कर सकते हैं, हाथ से भी। ये मतलब शरीर के जो एक्सप्रेशन है, आपके जो इशारे हैं, इसे इशारे से बुलाना क्या कहलाएगा? सांकेतिक संचार कहलाएगा। अब आगे आता है, जब हम अपने से बड़ों की सम्मान से प्रणाम करते हैं, तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। जैसे हम हाथ जोड़ के चलते चलते कई बार हम हाथ क्या करते थे, हाथ जोड़ देते हैं और मुंह से देखो, पूरी लाइन ढंग से पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ, मतलब मुंह से बोलते हैं ना बाबा राम राम, तो हम हाथ भी जोड़ देते हैं और मुंह से भी बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा मौखिक हो गया। ठीक है, दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं, तो ये हुआ हमारा मौखिक संचार। और जब हम अपने दोस्त को इशारे से बुलाते हैं तो वो हुआ हमारा सांकेतिक संचार। आपको याद रखना है, बड़ों को प्रणाम करना मौखिक संचार और दोस्त को इशारे से बुलाना सांकेतिक संचार। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। मौखिक और अमौखिक संचार कैसे हुआ? जैसे कि हमने मुंह से कहा बाबा राम राम और हाथ जोड़ दिए, तो ये मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार के हो गए। जैसे हम किसी से बात करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, अमौखिक मतलब जो मुंह से बोला नहीं हमने, जिसमें हमने मतलब अपने जो फेस एक्सप्रेशन है, चेहरे के उतार चढ़ाव है, हाथ की गतिविधियां हैं, इनसे हम कर बुला लेते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। जब हम खुश होते हैं तो हमारे फेस से अलग ही मतलब कुछ हमारा फेस अलग ही दर्शाता है खुशी, और जब दुखी होते हैं तो हम थोड़े से उदास होते हैं, तो फेस से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार। जब हम बाबा राम राम कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मुंह से भी बोलते हैं, तो ये हमारा मौखिक और अमौखिक दोनों संचार हो जाते हैं। और जब हम अपने किसी मित्र को इशारे से बुलाते हैं तो हमारा सांकेतिक संचार कहलाता है। अब आता है हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार। क्या आता है? अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। मतलब इसकी क्या विशेषता है? यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। INTRA, इंट्रा। किसी किसी को हिंदी में थोड़ी समझने में दिक्कत होती है तो आप याद रख सकते हैं इंट्रा से, लेकिन आपको सब्जेक्टिव पेपर में तो लिखना ही तो अंतर्वैयक्तिक ही है इंट्रा। लेकिन अदर एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश में भी आ जाता है, तो आप इंट्रा से समझ सकते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? अंतर मतलब अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, जो व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर
अपने आप से बोलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि प्राप्तकर्ता नहीं होता है और इसमें फीडबैक की भी कोई ज़रूरत नहीं होती और ये अपने आप में मतलब गोपनीय होता है, हमारा खुद का होता है। देखना और बता रखा है, जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तब वह भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। अपने आप से बातें करना पूजा करते वक्त या वैसे बैठे बैठे कुछ सोचना, ये अंतर्वैयक्तिक के उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, हम पहले सोचते हैं फिर किसी से संवाद करते हैं। तो सबसे किसी भी संचार की शुरुआत कहाँ से होती है? आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहाँ से होती है? अंतर्वैयक्तिक से। ठीक है, क्योंकि पहले कोई भी संदेश या कोई भी विचार हमारे मन में आता है, तो अंतर्वैयक्तिक बुनियादी संचार है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर किसी से ये हो गया हमारा। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में, अब मैंने आपको बताया अंतर्वैयक्तिक में क्या करोगे आप, अंतर्वैयक्तिक में क्या करोगे, केवल एक ही व्यक्ति होता है, इसमें प्राप्तकर्ता नहीं होता है। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। जैसे या तो हम आमने सामने बात कर रहे हैं या हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। फ़ोन पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, फ़ोन पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, वो मेरी बातों का हाथों हाथ जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये इसमें फीडबैक जो है हाथों हाथ मिलता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता और संदेशकर्ता दोनों क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। आमने सामने नहीं होते तो दूर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी माध्यम से भी बात कर सकते हैं और आमने सामने भी बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फीडकॉल तत्काल प्राप्त होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। तो मैं बताती हूँ आपको, जो अंतर्वैयक्तिक है हमारा, जो अंतर्वैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, ये आमने सामने भी हो सकते हैं या किसी माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, उससे भी बात कर सकते हैं। इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, सेंडर कभी रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से इनकी बातचीत चलती रहती है और ये क्या है, हमारी पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। तो अंतर्वैयक्तिक तो किसकी बुनियाद है, परिवार और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। और जो अंतर्वैयक्तिक था वो संचार की बुनियाद है, शुरुआती बुनियाद है। ठीक है, संचार की शुरुआत वहीं से होती है, अंतर्वैयक्तिक से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप जब कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, दाखिले के लिए जाते हैं, तो कौन से संचार की जरूरत पड़ती है आपको, तो कौन से की पड़ती है, अंतर्वैयक्तिक संचार की जरूरत पड़ती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास समूह संचार। कौन सा आ जाता है, समूह संचार। जो हमारा समूह संचार है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और भी, जो समूह संचार है इसमें क्या होता है, देखो मैंने सबसे पहले बताया अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, फिर बताया मैंने अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो अंतर खुद से बात करना, अंतर्व्यक्ति दोनों के बीच में बातचीत होना, और तीसरा कौन आता है अब हमारा, समूह संचार। इसमें क्या होगा, एक समूह होगा, जैसे कि कक्षा हो सकती है, संसद हो सकती है, हमारी ग्राम पंचायत हो सकती है, हमारी पंचायत समिति हो सकती है। ठीक है, हमारे पंच भी जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपना समूह बना के उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो उदाहरण बताए मैंने, ये सारे किसके उदाहरण हैं, समूह संचार के। ठीक है, समूह संचार में जो है हमारी बातचीत जो है वह व्यक्तिगत न होकर पूरे समूह के लिए होती है। ठीक है, इसमें भी हम आमने सामने रहते हैं, समूह संचार में भी हम आमने सामने रहकर बातचीत करते हैं। देखो, विचार विमर्श या चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वे किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के साथ उपस्थित समस्याओं को बातचीत, बहस,
मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, ये भी समूह संचार का एक उदाहरण है। गांव की पंचायत जो है ये भी समूह संचार का एक उदाहरण है। और जहाँ गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा करते हैं, ये भी समूह संचार का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्वैयक्तिक है वो तो केवल हमारे संचार की बुनियादी आधार है। दूसरा मैंने बताया अंतर्व्यक्ति, ये हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। तीसरा जो है ये हमारे समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है जनसंचार। नंबर 4 पे कौन सा आता है? जनसंचार। संचार का सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसे इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, अब देखना इसमें हर आदमी के सामने वो प्रत्यक्ष नहीं रहता। अभी तक हमने बात की तो अंतर्वैयक्तिक में प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम अप्रत्यक्ष हो गए, लेकिन दो आदमियों के बीच में बात हो रही है। ठीक है, और अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो किस में आ जाएगा? आपका जनसंचार में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर होता है और किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए होता है। ये समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करता है। जनसंचार क्या करता है? समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद करता है। इसमें क्या जरूरत होती है? किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम की जरूरत होती है। इसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, मैं आपको बताती चल रही हूँ, आप याद रखना साथ साथ, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे आता है हमारा, इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार, देखो एक अखबार छापा, एक हमने सूचनाएं तो एक जगह इकट्ठी की, उसने हमने लाखों में, हजारों में, करोड़ों में अखबार छाप दिए, तो वो बहुगुणित हो गया आपका। लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। अब ये मैंने आपको बताया, अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, समाचार तो एक ही होता है, लेकिन उसको बहुगुणित करके हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल समूह तक पहुंचाई जाती हैं। ये समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना ये जनसंचार की विशेषताएं। अब मैं आपको हाथों हाथ बताती आई हूँ कि जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है, हम पढ़ ही लेते हैं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, नंबर 1। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, नंबर 2। उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है, जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष और महिला भी, युवा तथा वृद्ध भी। तो इसके जो दर्शक हैं, जो जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का जो दायरा है, मतलब पाठक भी हो सकते हैं। अगर अखबार में ले रहे हैं जनसंचार तो पाठक हो सकते हैं, अगर रेडियो से ले रहे हैं तो श्रोता हो सकते हैं, अगर टीवी से ले रहे हैं तो हमारे दर्शक हो सकते हैं। और इनका दायरा जो है जनसंचार के अंदर हमारे पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं का जो दायरा होता है वो बहुत व्यापक होता है। फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। इनका गठन भी पंचमेल होता है, युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष, बड़े, छोटे, अमीर, गरीब, समाज का कोई भी वर्ग हो सकता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा है तो कोई पटना में, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ठीक है, मतलब इनकी प्रकृति जो होती है, जनसंचार माध्यम की विशेषता यह है कि इसमें छपने वाले जो संदेश होते हैं या जो समाचार होते हैं उनकी प्रकृति सार्वजनिक होती है, गोपनीय नहीं होती है। जबकि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। समूह वाले एक समूह में होंगे, अंतर्व्यक्तिक वाले दो व्यक्तियों के अंदर होंगे, लेकिन जो जनसंचार है उसके संदेश सभी के लिए होते हैं।
तो जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में एक फ़र्क ये भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। मैंने अभी बताया कि जो जनसंचार का इसमें संचारक और जो प्राप्तकर्ता है, ये दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इनकी जो सूचनाएं होती हैं वो भी सार्वजनिक होती हैं। फीडबैक जो है तुरंत नहीं मिलता है। इनका जो पाठक वर्ग होता है या श्रोता या दर्शक होता है वो पंचमेल होता है। मतलब कि कोई बड़ा छोटा युवा वर्ग, ये मैंने सब बता दिया आपको, ये भी हो सकते हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि देखो, दो व्यक्तियों ने आपस में बात कर ली, फोन उठाया, बात कर ली, लेकिन जनसंचार ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए हमें किसी एक संगठन की जरूरत पड़ती है, और संगठन होंगे तो उसके क्या होंगे, कर्मचारी भी होंगे, जिसे हम यहाँ पर अव्यक्ति और माध्यम की लैंग्वेज में इसने क्या कहा है, द्वारपाल कहा है, या इन्हें इंग्लिश में गेट कीपर भी कह सकते हैं। द्वारपाल कौन होता है, जैसे द्वारपाल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, एक ही संदेश हमारे पास आया, कोई एक समाचार आया या कोई एक सूचना आई, उसको प्रकाशित करना, उसको संपादित करना और फिर जनता तक पहुंचाना, ये सारे काम अपने अपने स्तर पर ये द्वारपाल करते हैं। और ये एक संगठन के माध्यम से इस सारे कार्य का निर्माण कार्य होता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से प्रसारित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया द्वारपाल कौन होते हैं, एक बार फिर से देख लो। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो संचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाले सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। जनसंचार वो द्वारपाल क्या करते हैं, जो भी समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित होने होने वाले होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है और निर्धारित करता है। नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है, मतलब कि हमारे पास कोई समाचार आ गया तो जो हमारे द्वारपाल हैं वो ये देखेंगे कि किस समाचार को अखबार में कितना स्थान देना है, कौन सी जगह पर कौन सा समाचार प्रकाशित करना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे करना है, दूसरे पेज पे करना है, तीसरे पे करना है, और कितनी जगह देनी है, कितने शब्दों में लिखा जाना है। तो ये सारे काम कौन करता है, द्वारपाल करता है। अब द्वारपाल में कौन कौन आ जाता है, जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक, उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ये तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इस तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। ये भी आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आएगी यहाँ पर, ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, मतलब सबकी भलाई के लिए सूचना छापेंगे, पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करें, मूल्यों और आचार संहिताओं के अनुसार ही उस सामग्री को संपादित करें, उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दे। मतलब कुछ इनके जो हमारे पत्रकारिता के कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आचार संहिता होती है। आचार संहिता मतलब ये है कि अखबार की एक डेडलाइन होती है, उसके बाद अगर रात को जैसे 12 बजे डेडलाइन फिक्स कर दी तो 12 बजे के बाद जो समाचार आएगा वो उस अखबार में नहीं छपेगा जो अगले दिन पब्लिश होना है, लेकिन वो अगले दिन में उसे स्थान मिलेगा। तो कुछ आचार संहिताएं होती हैं, उनके कुछ मूल्य भी होते हैं जिनको ये द्वारपाल फॉलो करते हैं, मतलब अपनाते हैं। अब आता है जनसंचार के कार्य। तो आपको हमने अभी पढ़ा जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऐसे देखते चलेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जनसंचार के कार्य। तो देखना, मैं आपको सीधा समझाते हुए चलती हूँ। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ये पुस्तक मांग रहा है और ये पुस्तक दे रहा है, तो पुस्तक हासिल करने के लिए इसने किसका प्रयोग किया, संचार का प्रयोग किया। एक क्या बताया इसने, किसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे कक्षा में
कक्षा में शिक्षक क्या करता है, अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो नंबर 1 क्या हुआ, कुछ भी हासिल करने के लिए। नंबर 1 कुछ भी हासिल करने के लिए, ये कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ देने के लिए। नंबर 2 नियंत्रण करने के लिए। नंबर 3 सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार करते हैं। भाई मेरे पास कोई खबर है, मैं उसको दूसरे को बताऊंगी, दूसरे के पास कोई खबर है वो मुझे बताएगा, मैं किसी से किताब मांगूंगी और मैं अपनी कक्षा पर नियंत्रण करूंगी। 3 बातें याद रखना, किताब मांगना, कक्षा और एक सूचना। ठीक है। नंबर 4 पर आता है अभिव्यक्ति। तो संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये भी एक संचार है कि मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ। जैसे कोई किसी का भाषण देना किसी विषय के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। तो नंबर 1 क्या था हमारा, कुछ भी पाने के लिए या कुछ देने, कुछ हासिल करने के लिए या कुछ देने के लिए। नंबर 2 क्या हुआ हमारा, किसी के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जैसे कक्षा में। फिर क्या हुआ, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। और क्या हुआ कि अपने सूचना किसी को देने के लिए। 4 पॉइंट आपको आई होप याद हो गए होंगे। 5वां आता है संपर्क स्थापित करने के लिए। संचार का प्रयोग हमें एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ावा के लिए भी करते हैं। ठीक है। सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए हम जनसंचार का प्रयोग करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि कोई आदमी पानी में डूब के पिक्चर्स को ध्यान में रखना, कोई पानी में डूब रहा है तो वो क्या करेगा, बचाओ बचाओ, यानी कि वो उसकी समस्या है तो उसको दूर करने के लिए, किसी को कोई चिंता है तो वो डिस्कस करेगा, किसी से बातचीत करेगा और अपनी समस्या का समाधान करेगा, तो भी हम क्या करते हैं, संचार करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है और वो कोई गलत हरकत कर रहा है, कुत्ते के पास बच्चा खड़ा है, हमें पता है कि कुत्ता इसे काट लेगा, तो हम क्या कहेंगे, ए अरे इधर हो जाओ। तो संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि या किसी वस्तु या किसी विषय के प्रति भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं और ये शिक्षक के पास जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारे अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए भी क्या करते हैं, संचार करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। तो ये सारे क्या थे, संचार के कार्य थे। ध्यान रखना ये किसके कार्य थे, संचार के कार्य थे। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो ये आप याद रखने हैं, ये क्या थे, संचार के कार्य। अब आगे आता है जनसंचार के कार्य, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक रहने वाला है। अब जनसंचार क्या करेगा भाई, जनसंचार मैंने बताया था कि ये ना तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना किसी समूह के बीच में, ये एक बहुत बड़े विशाल जनसमूह के सामने होता है। ठीक है, उनके साथ होता है। तो जनसंचार क्या करेगा, देखना, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। सूचना देना, अभी मोदी जी ने जो है सिलेंडर 1110 रुपये के आसपास कुछ था, तो वहाँ से घटाकर उसने 900 के आसपास कर दिया, और ये सूचना किस में छपी, अखबार में छपी, इंटरनेट पर दी गई। तो ये क्या हुआ, एक सबके लिए थी, ये कॉमन थी। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचना देना। हमें उनके जरिए और जनसंचार माध्यमों के जरिए जनता में, आम जनता में या हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, शिक्षित करना। शिक्षित करना, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है, या शिक्षित करने के आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने में है। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में हम क्या कर रहे थे, सबको शिक्षित कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि हाथ धोने हैं, खाने से पहले हाथ धोने हैं, किसी के संपर्क स्थापित नहीं करना है। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। किताबें, हमारे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब क्या करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। एजेंडा तैयार करना,
जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। मतलब ये देश और समाज की बातें होंगी इसमें। देश और समाज के लिए एजेंडा तैयार करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज के एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे का प्रमुखता से उठाते हैं, उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है। एजेंडा मतलब अखबार जो है वो भी किसी ना किसी मुद्दे को उठा सकता है ताकि देश और सरकार के लोग या जो हैं वो उस पर अपने विचार या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, इस तरह से होता है एजेंडा तैयार करना। इसमें आप क्या कहोगे कि समाचार पत्र या समाचार चैनल किसी विशेष या मुद्दे या किसी घटना को उठाते हैं और उसके ऊपर अपनी राय देते हैं और जो जनता और समाज और सरकार है उससे अपनी राय अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए वो बाध्य कर देते हैं। ठीक है, निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में, हमारा समाज कैसा है, एक लोकतांत्रिक समाज है। लोकतांत्रिक समाज किस में कहते हैं, जो लोगों से मिलकर बनता है। तो हमारा देश किससे बनता है, हमारी सरकार को कौन बनाता है, आम जनता बनाती है, इसलिए ये हमारा लोकतंत्र है। जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थानों के कामकाजों पर निगरानी रखना है। अब ये नहीं कि सरकार जो है अपनी मनमर्जी आई और करती चली जाएगी, तो इनके ऊपर निगरानी कौन रखेंगे, हमारे जनसंचार हमारी सरकार और जो हमारी संस्थाएं हैं इनके ऊपर निगरानी भी रखती हैं। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्थान में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो लोग सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। विचार विमर्श के मंच नेक्स्ट है। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। क्या एक कार्य है कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। विचार विमर्श के मंच मतलब कोई किसी के विचार छप रहे हैं अखबार में, कोई और दूसरा नेता है वो अपने विचार दे रहा है, कोई संस्था है कोई विषय पर अपने विचार दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या है, हम एक ऐसा मंच बन जाता है जिसमें आपस में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। विचार विमर्श के मंच मतलब क्या है कि अखबार में क्या होता है, एक संपादक के नाम होता है, एक पेज संपादक के नाम होता है। अब संपादक ने किसी एक विशेष टॉपिक के ऊपर क्या किया भाई, अपनी राय रख दी और लेख उसमें प्रकाशित कर दिया, या कोई विशेष लेखन छपा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, लोग उस समाचार को पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो आपस में क्या होगा, विचार विमर्श का मंच तैयार होगा। ठीक है, इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आप लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और शायद ये लास्ट टॉपिक है, जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। तो जैसे जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती गई वैसे वैसे हमारे जनसंचार माध्यमों का क्या होता गया, विकास होता गया। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, जनसंचार मतलब शुरू में आप देखो पौराणिकता के आधार पर अगर हम जाएं तो नारद जी को आपने सुना है, कभी पृथ्वीलोक में घूमता है, कभी दूसरे लोक में जाता है, वहाँ की बातें इधर और इधर की बातें उधर करते रहते हैं। तो वो भी क्या था, एक संचार था। पढ़ लेते हैं हम इसको, क्योंकि पढ़े बिना तसल्ली नहीं होती। कुछ बच्चों का, मेरे जैसे बच्चों का ये मानना होता है कि पता नहीं इसमें क्या रह गया होगा। ठीक है, भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। तो हमारे जो आज के जनसंचार माध्यम हैं वो हम कहाँ की देन मानते हैं, पश्चिमी जनसंचार माध्यमों की देन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार के माध्यम का इतिहास बहुत पुराना है।
बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथ के पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। हमारे पौराणिक काल में देखें तो देवर्षि नारद को समाचार का पहला वाचक माना जाता है। जो वीणा के हाथ में वीणा रखते हैं ना, वीणा के मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने, क्योंकि धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और संजय जो था उनको युद्ध का पूरा वर्णन सुना रहा था। तो ये भी क्या था, संचार था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पश्चिमी माध्यम से ही जनसंचार का हमारे यहाँ पर विकास हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर की अगर हम बात करें अपनी भारतीय सभ्यता की, तो ये भी हमारा जनसंचार जो है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये रहा, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से भी यहाँ दिखाया हुआ है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने के समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। महाभारत की बात करें तो आप धृतराष्ट्र और गांधारी वाला संजय ने जिसको युद्ध का वर्णन करके सुनाया था। अगर पौराणिक की बात करें तो आप नारद जी का नाम ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम गुप्तकालीन समाज की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, और इन पर क्या मिले, हमें शिलालेख मिले हैं जिसके माध्यम से वो अपने संदेश जनता तक पहुंचाते थे और लिख कर भी रखे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए शिलालेखों पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, तब बाकायदा रोजनामजा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटिका के गुफा चित्र देखना, भीमबेटिका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। समानांतर भीमबेटिका के गुफा चित्र किसके प्रमाण हैं, जन संचार के। किसके, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी आपको दिखा देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, माध्यमों का विकास। ठीक है, जनसंचार माध्यमों का विकास। तो हम कहाँ पर थे, ये हमने पढ़ लिया था, हम यहाँ पर थे। भीमबेटिका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा, गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। इन सभी के माध्यम से भी क्या करते थे, वो हमें क्या पढ़ रहे हैं, ये जनसंचार माध्यमों का विकास। ठीक है, तो पहले देखो, अब तो हमारे जनसंचार माध्यम क्या हैं, हमारे रेडियो हैं, टेलीविज़न है। जब रेडियो टेलीविज़न नहीं थे तो वो क्या करते थे भाई, नौटंकी करते थे, रागनी गाते थे, लावणी गाते थे। इनके माध्यम से जनता तक अपना वो पहुंचाते थे, खबरें पहुंचाते थे। ठीक है, और मनोरंजन करते थे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय हमें अंग्रेजों से मिले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, आधुनिक जो माध्यम है हमारे जनसंचार के, वो हमें किससे मिले, अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11th-12th के स्टूडेंट व्यक्ति और माध्यम से छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्म हो, टीवी हो, सीरियल हो, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। अब बात आते हैं, हमें तो धीरे धीरे विकास था कि सबसे पहले नारद जी, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र वाला बताया, फिर उसके बाद नौटंकी, सांग और जो नुक्कड़ नाटक थे ये आए, इससे पहले शिलालेख आए। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक काल में क्या आ गए, हमारे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सारे आ गए। और ये सामग्रियों के से ही आज जनता तक हम सारे संदेश पहुंचा रहे हैं। ठीक है,
अब आगे पढ़ लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है और सबसे पहले किसकी होती है? समाचार पत्र पत्रिकाओं की। किसकी होती है? समाचार पत्र पत्रिकाओं की। अब हम जनसंचार माध्यमों का विकास पढ़ रहे हैं, किस तरीके से विकास हुआ धीरे धीरे। शुरू में मैंने आपको बताया, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता की ये देन है, लेकिन हमारे भारत का इतिहास भी बताया, हमारी सभ्यता का इतिहास भी बताया कि उसमें भी संचार होता था। पहले नारद मुनि, फिर संजय, फिर शिलालेख, फिर हमारी नौटंकी, लावणी, नाट्य, इस तरीके से इनका विकास चलता आया। लेकिन जो आधुनिक माध्यम है ये किसके द्वारा मिले हमें? अंग्रेजों की देन है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की देन है। अब हम देख लेते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का हमारे कहाँ से और किस तरीके से इनका विकास हुआ, एक बार देख लेते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, इसकी तो शायद 3 या 4 वीडियो बने, तो पेशेंस के साथ आप देखते रहिएगा। जनसंचार पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब एक बात यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो समाचार पत्र हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं? प्रिंट मीडिया के अंदर। प्रिंट क्या होता है? जो लिखित में होता है, जैसे अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र जो हैं अगले दिन आते हैं भाई रेडियो और टेलीविज़न पर, जबकि जब खबर दिखाई जा सकती हैं। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बने रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है। क्या कहे? पत्रकारिता क्या होती है? आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी के भी माध्यम से खबरों के संचार को क्या कहते हैं? हम पत्रकारिता कहा जाता है। लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। पहले पत्रकारिता में क्या आता था? हमारे समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं ही आती थी, प्रिंट माध्यम ही आता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंचार माध्यमों का विकास होता गया, हमारे पास रेडियो आया, टेलीविज़न आया, इंटरनेट आया, और इन सभी माध्यमों को भी हम किसके अंदर अब शामिल करने लगे? पत्रकारिता के अंदर शामिल करने लगे। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। कौन से 3 पहले हैं? पत्रकारिता के कौन से 3 पहलू हैं? पहला, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो पत्रकारिता के कौन से 3 पहलू हैं? समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित करना, तीसरा संपादित करके पाठकों तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभाग के अधीन होते हैं। ठीक है, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। जहां अब देखना, अब समाचार पत्रों में जो खबरें छापी जाती हैं वो हमारे पास आती कहाँ से हैं? वो कौन लेकर आता है? देखो, पत्रकारिता के 3 आयाम बताए। खबरों को एक तो इकट्ठा करना, फिर उन्हें प्रकाशित करना, और प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचाना। ठीक है, 3 हैं। तो अब खबरें आएंगी कहाँ से? खबरें इकट्ठी कौन करके लाएगा? खबर लाने का काम संवाददाता का होता है। वही तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छपने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। संपादकों का क्या काम होता है? संवाददाता तो क्या करेगा? खबरें लाने का काम करेगा, और जो संवाददाता ने खबर ला दी उनको छापने का काम कौन करेगा? संपादक करेंगे। ठीक है, आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या 2 विषय से नहीं होता। दुनिया की किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। ठीक है, मतलब क्या है कि हम किसी भी आम घटना को समाचार नहीं कह सकते, उसमें कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठकों की दिलचस्पी होनी चाहिए, और वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए, मतलब सभी के हित में होना चाहिए, और उसमें पाठकों की रुचि
होने चाहिए, तो तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, समाचार कह सकते हैं। वैसे तो आजकल हजारों समाचार आ जाएंगे हमारे पास छपने के लिए। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। अखबारों का प्रचलन हुए कितने साल हो गए हैं, 400 साल हो गए हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत को कब हुई, अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और अभी एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था सबसे पहला। मैं आपको बता देती हूँ कि उद्दंत मार्तंड जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था, वो कौन से सन में शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1826 में। किसने प्रकाशित करवाया था, जुगल किशोर ने। एक बार हम इसको शुरू से ही देख लेते हैं। तो जो हमारा समाचार पत्र है उसका अस्तित्व कितना पुराना है, 400 साल। लेकिन भारत में शुरुआत कब हुई, समाचार पत्र के छपने की शुरुआत भारत में कब हुई, 1780 में। शुरुआत किसने की थी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के को ऑगस्टस हिक्की ने की थी। उसके समाचार पत्र का क्या नाम था, बंगाल गजट था। कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बन रहा है कि वैसे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। जनसंचार माध्यमों के विकास में भी हम सबसे पहले विकास किसका पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र का। तो समाचार पत्र मैंने आपको बताया कि इसके 3 पहलू होते हैं। पहले समाचार आएगा, फिर उसको संपादित करेंगे और फिर पाठक वर्ग तक पहुंचाएंगे। ये सारा काम पत्रकारिता का होता है, ठीक है। तो अब समाचार की बात कर रहे हैं तो समाचार का जो इतिहास है लगभग 400 साल पुराना है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में समाचार पत्र की शुरुआत 1780 में हुई थी। किसने की थी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी, ठीक है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी। ऑगस्ट ये लिखना देख लें, हिक्की के बंगाल गजट से हुई थी 1780 में। जेम्स ऑगस्ट हिक्की कब की, 1780 में। बंगाल गजट, अखबार का क्या नाम था, बंगाल गजट। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब आता है, जबकि ये तो क्या था, समाचार पत्र था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, ये क्या था, साप्ताहिक पत्र की अगर हम बात करें तो उद्दंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 18, ये साप्ताहिक था। और वो कैसा था, एक बार शुरू से देख लेते हैं। अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकलता था। जबकि हिंदी का पहला, ये तो थी भाई ये इंग्लिश में छपता होगा या किसी भी चीज़ में, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये तो था पहला अखबार। लेकिन हम बात करें, हम हिंदी विषय के हैं तो हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था हिंदी भाषा का पहला, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उद्दंत मार्तंड। अब देखो एचपीएससी में यही पूछा कि 1826 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसने ये पूछा कि उद्दंत मार्तंड पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1826 में। ये भी पूछ सकता था कहाँ से हुआ, कलकत्ता से हुआ। किस प्रकार का पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। किसने संपादन किया, जुगल किशोर शुक्ल ने इसका संपादन किया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये एक समाचार पत्र की आपको दिखा रखा है, आप देख लें। इस तरह से हमारा पहला समाचार पत्र छपा था, ठीक है। अभी हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा आएगा हमारा रेडियो। तो आज हम समाचार पत्र को ख़त्म कर देते हैं, इसको तो पूरा कर ही देते हैं, देख लेते हैं। भारत के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। अब आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधनी निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली थी, ठीक है। तो ये इन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाल ली थी। और किसने, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका
निभाई। ये लोग थे जिन्होंने पत्रकार की भूमिका भी निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, गांधी जी भी एक पत्रकार थे। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में, आज़ादी से पहले वाले प्रमुख पत्रकार कौन कौन से थे? आपको कोई भी 3 ऑप्शन में कुछ और दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, कहेंगे आज़ादी से पहले वाला पत्रकार कौन सा था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराय विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त। उस समय के महत्वपूर्ण ये तो थे प्रमुख पत्रकार। ये तो क्या थे? प्रमुख पत्रकार। ठीक है, इन दोनों लाइनों में था आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकार थे। अब हम बात करते हैं उस समय के महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाएं कौन सी थी? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। हिंदुस्तान, सरस्वती, ठीक है, ये सारी क्या थी? करमवीर, तो प्रताप, प्रदीप, ये सारे किसका थी? आज़ादी से पहले की पत्रिकाएं थी। और ये सारे क्या थे? आज़ादी से पहले के पत्रकार थे और ये आज़ादी से पहले के अखबार और पत्रिकाएं थी। लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता को प्राप्ति था। देखो, जो आज़ादी से पहले हमारे पत्र पत्रिकाएं और समाचार छपते थे, उनका एक ही लक्ष्य था, लोगों को जागरूक करना, देश को आज़ाद कराना। ठीक है, यही उनका लक्ष्य था, स्वाधीनता की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य था। वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। सही बात कहा है। जैसे पहले कोई हमें असली समाचार जानना होता तो हम कहाँ जाते थे? बड़े भाई, समाचार में देखते हैं अखबार में क्या छपा है, रेडियो में देखते हैं क्या छपा है। लेकिन आजकल ये क्या हो गया? एक व्यवसाय बन गई है। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। अब ये है आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ठीक है, और आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्रकार। देखो, आज़ादी के बाद के प्रमुख अखबार कौन कौन से हैं? नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। और पत्रिकाओं में कौन कौन सी हैं? धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इसमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकार कौन कौन से हैं? जो हिंदी के हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वश्रीधर सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। अब आगे आता है हमारा रेडियो। देखो, पेज नंबर 16 पे आगे हैं, 10 पेज बचे हैं हमारे, ये हम करेंगे कल। 1 मिनट रेडियो देख लेते हैं कितना है, तो इसी वीडियो में समेट देते हैं। नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? समाचार पत्र पढ़े और उनका शुरुआत कब हुई थी। सबसे जो पहला समाचार पत्र था भारत के अलावा देश दुनिया का, ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। बंगाल गजट उसका नाम था। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 1826 में जुगल किशोर ने कलकत्ता से उद्दंत मार्तंड प्रकाशित करवाए। ये हिंदी का पहला था, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। फिर कुछ पत्र पत्रिकाएं बताई आज़ादी से पहले की और कुछ पत्रकारों के नाम बताए आज़ादी से पहले के। उसके बाद फिर हमने कुछ पत्रिकाएं बताई आज़ादी के बाद की, ये आज़ादी के बाद की हैं, और ये कुछ पत्रकार थे हिंदी के जो आज़ादी के बाद के हैं। तो ये हमने पढ़ा समाचार, हम पढ़े जनसंचार के माध्यमों का विकास। तो सबसे पहले हमने अभी तक एक ही पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है समाचार। दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रेडियो से शुरुआत करेंगे। रेडियो आएगा, टेलीविज़न आएगा, फिर इंटरनेट आएगा और बहुत सारे टॉपिक हमारे बचते हैं। तो समाचार हमने पढ़ लिया है। समाचार का इतिहास जो है 400 साल लगभग पुराना है। तो ये मैंने आपको शुरुआत बता दी है। सारा मुख्य इम्पोर्टेंट तो आपके लिए यही है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में रेडियो। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट यानी कि हमारी वीडियो नंबर 3 होगी और मैं वीडियो नंबर ये दूसरी डाल रही हूँ, आप आराम से देखते रहें। लास्ट तीनों वीडियो आपको देखनी है, हम क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करते चलेंगे, लास्ट में डिस्कस ज़रूर करेंगे और शुरू में भी मैंने बता दिया बनने वाले क्वेश्चंस आपको। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।